पश्चिम यूपी के कुख्यात डॉन अनिल दुजाना का एनकाउंटर मेरठ की एसटीएफ यूनिट ने किया है। अनिल दुजाना के आपराधिक इतिहास की बात की जाए तो 64 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और उसी के साथ साथ 18 से ज्यादा मुकदमे हत्या के दर्ज हैं। उसी को लेकर के जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस को पहले 4 बार चूना लगा चुका है अनिल दुजाना, उत्तर प्रदेश में घटना को अंजाम देने के बाद दिल्ली करकटडुआ कोर्ट या फिर किसी कोर्ट में जाकर सरेंडर करता था, लेकिन उससे पहले कल मेरठ में अनिल दुजाना का एनकाउंटर होता है। बागपत मुजफ्फरनगर साइड में जा रहा था अनिल दुजाना, उसी वक्त पुलिस उसे पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन अनिल दुजाना मरने से 30 मिनट पहले लगभग दोनों हाथों में पिस्टल लेकर जमकर पुलिस पर फायरिंग करता है, एसटीएफ पर फायरिंग करता है, जिसके बाद एसटीएफ की जवाबी फायरिंग में अनिल दुजाना ढेर हो जाता है। आज मेरठ दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उससे 24 घंटे ठीक पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया को एसटीएफ ने मिट्टी में मिलाया है। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से अनिल दुजाना बादलपुर के दुजाना गांव का रहने वाला है, अनिल लागर उसका पूरा नाम है। भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में लगातार विस्तार हो रहा है। अलग अलग पार्टियों के तमाम दिग्गज चेहरे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में आज पंजाब की विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चरणजीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चरणजीत सिंह को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पंजाब के जालंधर में उपचुनाव होने वाले हैं और इस उपचुनाव में चरणजीत सिंह के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार भी बनाया है। माना जा रहा है कि चरणजीत सिंह, जो कि शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता थे, वो कहीं न कहीं नाराज चल रहे थे शिरोमणि अकाली दल से। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसे अपनी जीत के तौर पर देख रही है और कहीं न कहीं चरणजीत सिंह की बात करें, उनका कहना है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हैं और कहीं न कहीं बीजेपी की जो राष्ट्रवादी विचारधारा है उससे भी हम प्रभावित हैं। राजनीति के लिए आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम था, क्योंकि शरद पवार ने 2 मई के दिन जो है अपने एनसीपी पार्टी अध्यक्ष पद से है वो इस्तीफे का ऐलान कर दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जो भी कमेटी फैसला लेगी उन्हें वो मंजूर होगा। लेकिन कार्यकर्ता उसी दिन से जो है रास्ते पर उतर आए थे और आखिरकार आज 2 दिन बाद जो है वो एनसीपी पार्टी की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी उनकी और एनसीपी पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ मीटिंग हुई, जिसमें जो है शरद पवार का जो इस्तीफा उन्होंने दिया था उसे नामंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब ये है कि अब भी शरद पवार जो है वो एनसीपी पार्टी अध्यक्ष पद पर जो है वो बने रहेंगे। हम आपको बता दें कि शरद पवार के इस फैसले से न सिर्फ महाराष्ट्र की बल्कि पूरे देश की राजनीतिक माहौल जो है वो गर्मा गया था, क्योंकि शरद पवार को पॉलिटिक्स के चाणक्य के रूप में जाना जाता है और आखिरकार सबके मन में यही सवाल था कि शरद पवार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। हम आपको बता दें कि कुछ दिन से ये कयासा लगाया जा रहा था कि अजीत पवार जो है वो एनसीपी छोड़ना चाहते हैं। अजीत पवार कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जाके मिलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अजीत पवार जो है वो महाराष्ट्र के नए सीएम या डिप्यूटी सीएम के रूप में नजर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि शरद पवार को जो था वो अजीत पवार को अपना जो है वो आईना दिखाना था कि अब भी कार्यकर्ता कितनी ज़्यादा तादाद में एनसीपी निकाय चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जो कैबिनेट के बड़े बड़े मंत्री हैं वो जनसभा व रोड शो करने के लिए उन जिलों में पहुंच रहे हैं। आज मेयर प्रमला पांडे व अन्य बीजेपी के पार्षद प्रत्याशियों के लिए आज स्वतंत्र देव जो जल शक्ति मंत्री हैं वो कानपुर पहुंचेंगे। 4 से 5 कार्यक्रम उनके लगे हुए हैं। सबसे पहले वो कानपुर देहात जाएंगे, कानपुर देहात के बाद शाम को 5:30 बजे कानपुर आएंगे और कई अपने प्रत्याशी हैं उनको लेकर जनसंपर्क करेंगे या उनके लिए रोड शो करेंगे और उनके वोट भी मांगने काम करेंगे। इसके साथ ही 9 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कानपुर मेयर प्रत्याशी प्रमला पांडे के लिए कानपुर जनसभा करेंगे और कल यानी 6 मई को केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कानपुर वह भी आएंगे और कई ऐसे कार्यक्रम हैं जहां पर उनको शामिल होना है और अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए वह लोगों से वोट मांगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज बदायूं दौरा बहुत अहम दौरा माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे निकाय चुनाव को लेकर। बदायूं पहुंचने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी और एक कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्र देंगे निकाय चुनाव को लेकर। इस वर्ष का निकाय चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारी सीटें जहां पर जो है बीजेपी की सीटें नहीं हैं निकाय चुनाव में, वो भी सीटें इस बार बीजेपी अपने कब्जे में लेना चाह रही है।
एक विधायक से इस समय ये कम चुनाव नहीं माना जा रहा है। भूपेंद्र सिंह चौधरी का और दौरा मायने रखता है, क्योंकि 7 तारीख के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है बदायूं में। एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पूरा एक तरफा हिंदुत्व के लिए पूरा एक तरफा करने की कोशिश रहेगी। अब देखना ये होगा कि इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी जिस तरीका से सोच रही है कि सारी सीटें अपने कब्जे में लेगी, वो कितनी। जहां निकाय चुनाव को लेकर के लगातार सरगर्मियां तेज हैं, वहीं यहाँ पर जनपद पीलीभीत में दूसरे चरण में चुनाव होना है। हालांकि जनपद पीलीभीत में 10 निकाय हैं, जिनमें 3 पालिकाएं हैं और 7 नगर पंचायत, जिसको लेकर के आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जनपद पीलीभीत में आगमन हुआ है। तो वहीं ब्रजेश पाठक का जनपद पीलीभीत के पूरनपुर तहसील क्षेत्र कोतवाली क्षेत्र में उनके रामलीला के ग्राउंड में अरुण खटवाल उतरा है और वहीं जनसभा को संबोधित करने के लिए रामलीला मैदान में ब्रजेश पाठक का आगमन हो चुका है। वहीं उसकी व्यवस्था को लेकर के पूरनपुर जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। वहीं अगर हम बात अन्य चीजों की भी करें तो लगातार सारी चीजों को बेहतर करने के लिए वहीं जनता की मांग है। यहाँ पे निकाय चुनाव को लेकर के लगातार प्रयासरत है कि बेहतर से बेहतर किया जाए। वहीं ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुंचे हैं और जो यहाँ पे जनता उसको संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी को अधिक से अधिक बहुमत से जिताने की बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि यहाँ पर जो प्रत्याशी बनाए गए नगर पालिका के शैलेंद्र गुप्ता, उनके समर्थन में ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं और जनता उनके संबोधन को किस तरह से लेती है, किस तरह से उनके इस प्रोग्राम को लेती है, जन संबोधन को सुनती है और उसके बाद क्या निर्णय लेती है, हालांकि देखने वाली बात। आज से अगले 3 दिन तक अखिलेश यादव कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और कर्नाटक की 17 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और आज से 3 दिन तक अखिलेश यादव कर्नाटक में 5 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे और अगले 2 दिन अखिलेश यादव बेंगलोर में रहने वाले हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर्नाटक से की है और उसी को लेकर अखिलेश यादव वहां पर आज अपने जो प्रत्याशी है उनके लिए वोट मांगेंगे कल। और अब से 7 मई तक अखिलेश यादव वहां पर रहेंगे। 7 मई को लखनऊ के लिए वापस रवाना होंगे। और आपको बता दें, पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव तमाम अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, वहां पर दौरे कर रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना के जो वो सीएम है केसीआर, उनके साथ में भी स्टेज साझा किया था और उसके बाद तमाम अलग अलग राज्यों में दौरे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी के विस्तार को लेकर सोच रहे हैं। यूपी में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन 25 मई से शुरू होगा और लगातार चलेगा। 21 तरीके के गेम्स उत्तर प्रदेश में होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के 4 जिले, जिसमें वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ जैसे जिले शामिल हैं, जो इसकी मेजबानी करेंगे। सीधे तौर पर इस आयोजन के जरिए पूरे देश भर के खिलाड़ियों को यूपी में आमंत्रित किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसके लोगो, मैस्कॉट, उसके अलावा जो जर्सी थी उसका लोकार्पण किया। साथ ही साथ इसकी मसाल को भी प्रज्वलित करके इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया, जिसको लेकर पूरे देश की 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के 5000 के करीब जो एथलीट हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार खेल नीति लेकर आई है, जिसमें यह कोशिश है कि प्रत्येक जिले और ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम हो, साथ ही साथ प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर खेल के मैदान हो, ताकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी न केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त कर सके, जिसको लेकर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश सरकार की खासा तारीफ की, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ही है जो उत्तर प्रदेश में खेल यूनिवर्सिटी भी बना रही मेजर ध्यानचंद के नाम से। विधायक अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निखत बानो की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से बांदा जेल में विधायक अब्बास अंसारी और निखत बानो को जेलर के कमरे में मुलाकात करवाया गया था, जिसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा था और कहीं ना कहीं तमाम आला अधिकारियों ने बांदा जेल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विधायक अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निखत बानो जेलर के कमरे में आपत्तिजनक परिस्थितियों में पाए गए थे, जिसके बाद जेल के जो अधीक्षक हैं उनको सस्पेंड करने की कार्रवाई के साथ साथ जेलर को भी सस्पेंड किया गया था। अब इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई, जिसमें कहा गया है कि बांदा जेल के पूर्व अधीक्षक, उसके साथ साथ जेलर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दोषी हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दोनों को लेकर जो है चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें कहा गया है कि अब्बास अंसारी इन दोनों लोगों को सुख सुविधाएं मुहैया कराता था, जिसके बदले में चाहे वो जेलर हों या जेल के अधीक्षक हों, कहीं ना कहीं वो अब्बास अंसारी को जेल के अंदर वीवीआईपी ट्रीटमेंट मुहैया कराते थे। इसके बदले में अब्बास अंसारी ने कई लग्जरी गाड़ियां इन लोगों को मुहैया कराई थी। उसके अलावा जेलर का मकान बनवाने का भी
काम किया था, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब देखना होगा जब पूरे प्रकरण में 8 मई को कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी तो क्या कुछ कोर्ट का रुख रहता है, क्योंकि जिस तरीके से जेल की नियमावली का उल्लंघन हुआ और जेल के अंदर एक आरोपी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने का मामला रहा हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट कड़ा रुख अपना। बाराबंकी में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने न्यायालय में अर्जी देकर लगाई गुहार। कहा, बाहुबली, माफिया व गुर्गे तथा डॉन जैसे शब्द न प्रयोग किए जाएं। दरअसल बाराबंकी जिला एवं सत्र न्यायालय में बाहुबली मुख्तार अंसारी का एक वाद विचाराधीन है। दरअसल पंजाब की रोपड़ जेल में जिस एम्बुलेंस से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा था वह बाराबंकी के ARTO से रजिस्टर्ड थी, जिसके बाद बाराबंकी ARTO पंकज सिंह ने कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं इस मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी समेत 13 लोगों पर पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसके बाद मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि बाहुबली मुख्तार अंसारी पर गुर्गे, बाहुबली व डॉन जैसे शब्दों का प्रयोग पुलिस कर रही है, जो कि नियमानुसार गलत है। इस दौरान न्यायालय में प्रार्थना पत्र देते हुए उनके अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ बाहुबली, डॉन व माफिया, गुर्गो जैसे शब्द न लिखे जाएं। बाराबंकी नगर निकाय चुनाव के बाद मतदान के बाद ईवीएम को सुरक्षित रूप से गोरखपुर जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के परिसर में रखा गया है। अगर ईवीएम की सुरक्षा की बात करें तो जिला प्रशासन सुरक्षा के पूर्व पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। खास तौर से चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। यही नहीं, सीसीटीवी कैमरे से लैस जो विश्वविद्यालय का प्रांगण है, जो परिसर है, उस परिसर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खास तौर से 13 तारीख को मतगणना होनी है और मतगणना को लेकर के जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए वो काबिले तारीफ है। हाथरस के गांव सुरंगपुरा को पोलिंग बूथ हटाए जाने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। दर्जनों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और बैनर लगाकर वोट ना डालने की बात कही है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बूथ नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीण बताते हैं कि हर बार यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाया जाता है। नगर निकाय चुनाव में इस बार सीमा विस्तार हुआ है, जिसको लेकर शहर से सटे कई गांव नगर निगम में, नगर पालिका में आए हैं, जिसको लेकर नए परिसीमन के हिसाब से पोलिंग बूथ प्रशासन द्वारा बनाए गए हैं, जिसको लेकर यह पोलिंग बूथ हटा दिया गया था, लेकिन अब जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों इस पर मामले में संज्ञान लेकर लोगों से बात करने में जुटे हुए हैं। हाथरस दूसरे चरण की नगर निकाय की तारीख जिस तरह से नजदीक आ रही है, उसी तरह से प्रत्याशी अपने प्रचार में जुट चुके हैं। बागपत के अंदर चुनाव की सरगर्मी तेज है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि बागपत के अंदर पूर्व चेयरमैन का एक विवादित बयान आया है। बड़ौद के पूर्व चेयरमैन अमित राणा ने एक विवादित बयान बोला है। कल प्रचार के दौरान उन्होंने बोला है कि जो बागपत के बड़ौद नगर पालिका में चुनाव हो रहा है वह भारत पाकिस्तान का मैच की तरह से चुनाव होगा। 11 तारीख के बाद तय करेगा कि शिव चौक पर घंटा बजेगा या मस्जिद में अल्लाह। ट्रांसपोर्ट नगर की योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, यानी कि रजिस्ट्री के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुभाग अधिकारी ने लगभग 8 FIR कराई है। 8 FIR में लगभग 32 ऐसे लोगों का नाम है जिन पे संशय बना हुआ है। यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण इंद्रमणि त्रिपाठी को लगातार जो है शिकायतें मिल रही थी। इस शिकायतों को लेकर के इस पे जो है काम किया जा रहा था। यानी कि छानबीन में पता चला है कि उसमें मामले को रजिस्ट्री करने की बात कही गई है। यानी कि पूरी तरीके से जांच अधिकारियों ने जब इस पे जांच की तो उसमें मामला सामने देखने को मिला है कि लगभग 9 उपखंडों पे अलग प्रकार से रजिस्ट्रियां की गई हैं। यानी पूरी तरीके से इस फर्जीवाड़े में खेल बना रहा है। ऐसे में अधिकारियों की जो मिली भगत थी उसको लेकर के लगातार जो है अब छानबीन तेज हो गई है। इसमें देखा जा रहा है कि कितने अधिकारी ऐसे होंगे जो इसकी संलिप्तता पाई जाएगी, जिनके ऊपर अब LDA गाज गिरा सकता है।
चारधाम की यात्रा उत्तराखंड में प्रारंभ हो चुकी है। ये उसके बाद पहला स्नान पड़ा है, जिसको लेकर देश के कोने कोने से श्रद्धालु धर्म नगरी हरिद्वार में मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। आज के दिन की मान्यता यह है कि भगवान विष्णु का पृथ्वी लोक पर अवतरण भगवान बुद्ध के रूप में हुआ था, जिसको लेकर आज ये बुद्ध पूर्णिमा का स्नान मनाया जाता है। इसके लिए श्रद्धालु पूरे देश के कोने कोने से पवित्र गंगा नदी में स्नान करने के लिए आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं, जिसको लेकर पूरे मेला क्षेत्र को प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से 7 जोन 20 सेक्टर में विभाजित किया गया है, जिसमें तमाम चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। क्योंकि एक तो चारधाम यात्रा चल रही है, दूसरा वीकेंड है, तो इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या हरिद्वार में लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को बढ़ती हुई संख्या को मेंटेन करने के लिए प्रशासन के द्वारा जो ट्रैफिक के जो रूट डाइवर्जन प्लान भी लगाया गया है, जिससे कि किसी भी तरह से ट्रैफिक का दबाव ना पड़ पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब जैसे अब सुबह जैसे दिन बढ़ रहा है, उस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़नी शुरू हुई है। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मौसम में भी उत्तराखंड में खराब था, जिससे कल से मौसम जो खुला है, तो उसके बाद श्रद्धालुओं की आने की संख्या भी बढ़ गई। आज कुशीनगर में बड़ी ही धूमधाम से बौद्ध भिक्षुओं और उनके उपासकों के द्वारा निकाला गया शोभा यात्रा निकालने के पहले बौद्ध मंदिर में बाकायदे बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा पूजन अर्चन भी किया गया। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में एक शोभा यात्रा निकाला गया। इसके अलावा भगवान बुद्ध के अनुयायियों और उनके बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा भगवान बुद्ध की मंदिर में बाकायदे पूजन अर्चन भी किया गया। शोभा यात्रा का नेतृत्व खुद भंते नंदरतन और एबी ज्ञानेश्वर के द्वारा किया गया। यह शोभा यात्रा मम्यार बिहार मंदिर से होकर सीधे भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर के मुख्य गेट तक लाया गया और इस दौरान आम जनता को भगवान बुद्ध के बारे में संदेश दिया गया। साथ ही उन लोगों के द्वारा यह भी संदेश देने का काम किया गया कि आज ही के दिन भगवान बुद्ध की जन्म लुम्बिनी में हुई थी और आज ही के दिन भगवान बुद्ध कुशीनगर में आज अपने आप को परिनिर्वाण। गोंडा जिले में विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं और हादसों से भी बिजली विभाग सबक नहीं ले रहा है। गोंडा जिले में जर्जर पड़े तारों से लगातार हादसे हो रहे हैं। कई पोल जो है यहाँ पे सड़ चुके हैं और रोड पे लटक रहे हैं, जिसके चलते आए दिन या तो विद्युत पोल है उसमें करंट उतरने से हादसे हो रहे हैं। जो जर्जर तार है वो नीचे लटक रहे हैं। रोड से लगभग 3 मीटर की दूरी पे जर्जर तार लटक रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी बिजली विभाग किसी तरीके से कोई इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। हालांकि एक्सीएन से जब इस पे बात की गई तो उन्होंने कहा टेंडर करा दिया गया है, जल्द ही जर्जर तार और पोल को बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि लगातार बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। हादसे के बाद में जो मौतें हो जाती हैं उसके बाद भी गोंडा का विद्युत विभाग जो है सबक नहीं ले रहा है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि टेंडर प्रक्रिया करा दी गई है, लेकिन किस तरीके से इस विद्युत पोल और जर्जर तारों को कब बदला जाएगा ये तो। बीती रात वहाँ पर बारात आई थी, जिसमें 2 युवकों में किसी बात को लेकर आपसी झड़प हो गई थी। उसी रात में देर रात PWD कर्मचारी अपने मड़ई में सो रहे थे, तभी बदमाशों द्वारा उसको पंच मारकर उसकी हत्या कर दी गई। जब परिवार वाले उसको शोरगुल सुने तो उसको लेकर जिला अस्पताल गए, जहाँ उसकी मौत डॉक्टरों द्वारा बताई गई। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन वहाँ पर अभी भी तनाव काफ़ी बना हुआ है, जिसको लेकर पुलिस वहाँ तैनात है। जहाँ तक जानकारी ये प्राप्त हो रही कि बारात को लेकर 2 युवकों में आपसी झड़प हुई थी, जिसको लेकर बदमाशों के द्वारा युवक के घर पहुंचे, जहां मड़ई में सो रहे PWD कर्मचारी जिनकी उम्र 55 साल बताई जा रही है, उनकी पंच मारकर बदमाशों द्वारा हत्या कर फरार हो गए। और वहां पर पुलिस का साफ कहना है कि हत्या की पहलू पर जांच करी जा रही है और बदमाशों को दबिश देकर ढूंढा जा रहा है। बीती रात